हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईसीटी क्लासेज। पिछले क्लास तक हमने देखा था कि हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ ली थी। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ेंगे। जैसे मैं जो फोर्थ जनरेशन है, ये वही जनरेशन जो हमारी प्रेजेंट में अब चल रही है, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुई? 1971 से ये अभी तक चल ही रही है। अभी हमारी फोर्थ जनरेशन ही चल रही है। गाइज, जैसे जो हम कई बार एड्स में देखते हैं i7, i5, i9। गाइज, ये हमारे कंप्यूटर की जनरेशन नहीं है। ये सिर्फ जो इंटेल हमारी कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है वो अपने न्यू और ज़्यादा हायर प्रोसेसर लॉन्च कर रही है। वही हमें i7 या i5, i9 देखने को मिलते हैं। गाइस, ये कंप्यूटर की जनरेशन बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर की जनरेशन जो वो फोर्थ जनरेशन ही हमारी चल रही है और 1971 से स्टार्ट हुई थी और अभी तक यही चल रही है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें i5 सिस्टम चाहिए, इनके i5 वो जनरेशन हो जाते हैं भाई फिफ्थ जनरेशन नहीं। इसमें जो यूज़ होता है, इसमें दो चीज़ यूज़ होती हैं। एक आईसी, मैंने पिछले क्लास में भी इसके बारे में बताया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, और एक प्रोसेसर, ठीक है। वैसे प्रोसेसर भी एक तरह की आईसी ही है, ठीक है। प्रोसेसर्स और आईसीज। अगर आपने कभी मदरबोर्ड देखा हो तो देखा, मैं आपके सामने एक मदरबोर्ड की पिक दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। इस पे हमें प्रोसेसर्स, आईसी, हमें बहुत सारी चीज़ इसमें मिलती हैं, ठीक है। इसमें और जो स्टोरेज डिवाइस थी वो थी सेमीकंडक्टर मेमोरी। आईसी प्रोसेसर इसमें स्विचिंग डिवाइस है जो इसकी स्टोरेज डिवाइस है। फोर्थ जनरेशन के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। ये है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है ना, इसकी स्पीड वो है पिको सेकंड। और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है टाइम शेयरिंग नेटवर्क, नेटवर्क्स। ये है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक कंप्लीट चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे। अब सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, जो हमारी फोर्थ जनरेशन है उसमें टाइम शेयरिंग नेटवर्क हमारा यूज होता है, ठीक है। और इसकी जो लैंग्वेज है इसकी फोर्ट्रॉन पीछे से ये फोर्ट्रॉन 77 है, ठीक है। और पास्कल, कोबोल 74, ये है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज। जो हमारी फोर्थ जनरेशन में यूज होती हैं वो, ओके। इसमें इसकी खासियत क्या क्या है वो हम इसकी थोड़ी खासियत देखते हैं। इसमें मिनी कंप्यूटर आया है। मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, इससे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें और इसके कुछ प्रोडक्ट क्या लगेगा, वो कंप्यूटर जो इसमें हम यूज़ करते हैं। IBM है, PCXT है, एप्पल 12 है, इंटेल 4004 है। अच्छा, जो ये आपका है ना इंटेल 4004,
ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है कि 4th जनरेशन का कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, तो वो है इंटेल 4004। ठीक है, और हाँ जो IBM है, और एक है एप्पल 12। ये भी हमारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि भाई हमारे इस हमें 4 ऑप्शन दिए मिलते हैं, इनमें से हमारा 4th जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है, तो हमें इंटेल, हमें दोनों नहीं मिलेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में हमें एक ही मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद आती है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारी 5th जनरेशन है वो है कि एक्चुअल में 5th जनरेशन ये टोटली डिपेंड है AI पे, यानी कि ये अभी चल रही है, इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी तक ये हमारी आई नहीं है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे कंप्यूटर के बारे में ना एक बात कही जाती है कि कंप्यूटर बुद्धिमान है, यानी कि इंटेलिजेंट है, लेकिन इसके अंदर इंटेलिजेंसी नहीं है, यानी कि ये बुद्धिमान है लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो कोई कंप्यूटर है ना बहुत बड़ी मल्टीप्लाई या फिर किसी भी चीज़ को मेंटेन कर सकता है, कितना भी डाटा मेंटेन कर सकता है, बट कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं करेगा, यानी कि वो बुद्धिमान तो है, वो इंटेलिजेंट है, बट वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इसके बारे में ये बात कही गई है कि भी कंप्यूटर बुद्धिमान है लेकिन वो उसमें के अंदर बुद्धिमत्ता नहीं है। जैसे ये अक्सर था बुद्धिमत्ता नहीं है, तो यही इसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेल गाइस, कुछ एरियाज में हमें ये देखने को मिलती भी है, जैसे ड्राइवरलेस कार, यानी कि बगैर ड्राइवर के कार हैं। ये क्या है कि इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करी गई है कि भाई अगर हमें आगे कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो हमें रुकना है, क्योंकि देखो अभी तक क्या है कि भाई सेल्फ ड्राइव है तो भी क्या है कि भाई वो चलती रहेगी, अगर आगे कुछ ऑब्जेक्ट आएगा तो उससे टकरा सकते हो, बट जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करी जा रही है उसके अंदर क्या है कि वो कहीं पर टकराएगी नहीं, वो उससे पहले ही रुक जाएगी। ठीक है, और एक ये रिकोगनाइज कर सकती है किसी भी सिचुएशन को, जैसे जो आगे हमारे लैपटॉप या आगे जो कंप्यूटर आने वाले हैं उनको कुछ इस तरह होंगे कि भाई अगर उनको पैनिक सिचुएशन लगती है, उनको लगता है भाई कोई सिचुएशन पैनिक है, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो सकते हैं या फिर वो ओपन ही नहीं होंगे। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स देखें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रोबोटिक्स, यानी कि जो रोबोट हैं, रोबोट देखो वो अपने आप भी कुछ काम कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को समझ के वो कुछ काम कर लेते हैं। ठीक है, ओ तो इस तरह ये रोबोटिक्स जो हो वो 5th जनरेशन के हम कंप्यूटर कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन यानी कि कंप्यूटर को हम किन हिस्सों में बांट सकते हैं, किस किस तरह से हम उनको अलग कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर को हमें ना 3 आधारों पर हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। पहला है आकार के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बेसिस ऑफ साइज यानी कि साइज के आधार पर। सेकंड है बेसिस ऑफ वर्क, बेसिस ऑफ वर्क। और जो हमारा थर्ड है बेसिस ऑफ पर्पज, बेसिस ऑफ पर्पज यानी कि उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं बेसिस ऑफ साइज। बेसिस ऑफ साइज में हमारे 4 तरह के आते हैं।
पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड आता है मिनी, थर्ड आता है हमारा मेन फ्रेम, और फोर्थ आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। पहले देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर्स जो है ना वो हमारे इतने छोटे होते हैं जिनको एक डेस्क पे रखा जा सकता है, यानी कि जो हमारे पास जो हमारी टेबल होती है उसके ऊपर हम एक अपना कोई भी कंप्यूटर हम अपना रखते हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर जैसे हमारा जो लैपटॉप है वो आ गया, या फिर जो हमारा पीसी होता है यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो भी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, ऑन ए चिप, यानी कि एक चिप के ऊपर सारा कंप्यूटर। सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था वो था Altair 8800, Altair 8800, ठीक है। इसके एग्जांपल में हमारे क्या क्या आता है, हमारा डेस्कटॉप आता है, हमारे लैपटॉप आते हैं, हमारी टैबलेट आती हैं। टैबलेट ये वो टैबलेट नहीं है जो हम लेते हैं, ये हमारा एक जिससे हमारा थोड़ा सा इस साइज़ का एक टच स्क्रीन फ़ोन की तरह ही होता है ये, ठीक है। और ये टैबलेट है। और जो एप्पल के आते हैं उनको बोलते हैं आईपैड, ठीक है। वैसे जो नॉर्मल कंपनी लॉन्च करते हैं उनको हम टैबलेट बोल देते हैं, बट जो एप्पल हमारी जो एप्पल टैबलेट बनाती है उनको बोलते हैं आईपैड, ठीक है। और इसके बाद आता फिर मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, ये है ना, देखो इनकी जो माइक्रो है के साथ एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल, यानी कि हम इनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बट जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स हैं ये हमारे ज़्यादा पोर्टेबल नहीं कह सकते हम इनको, ठीक है, ये पोर्टेबल नहीं है। और दूसरी बात, इनकी स्पीड जो है, इनकी स्पीड इनसे ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड जो होती है यानी कि 10 to 30 MIPS। अभी MIPS क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इस देखो जो हमारे एब्रीवेशन है ना, यानी कि फुल फॉर्म, वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा और लास्ट में मैं आपको सारी एक साथ भी करवाऊँगा जितनी हमारी एब्रीवेशन है वो। तो पहले अगर आप इनको साथ के साथ करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगे और याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इंस्ट्रक्शन होता है यानी कि अगर हम कंप्यूटर को एक काम देते हैं, यानी कि हमने कंप्यूटर को एक वर्क दिया, जैसे मैथ का अगर मैं एक वर्क लगा चले 2 × 3 × 7 9 2 9 + 7 2 0 इजिकल, तो ये कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। तो यानी कि ये 10 से 30 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड सॉल्व कर सकता है। ये एक मिनी कंप्यूटर की स्पीड होती है, ठीक है। इसके जैसे कुछ एग्जांपल लगा के चले, जैसे HP 9000, RISC 6000, AS400, ये हमारे इसके कुछ एग्जांपल हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये है ना, इसका साइज, इनकी कैपेसिटी, इनकी वैल्यू यानी कि कीमत मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, यानी कि ये कि जो जिससे हमारे मिनी कंप्यूटर भी हमारे पोर्टेबल नहीं थे, वैसे मेन फ्रेम भी पोर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, इनको एक ही जगह फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, यानी कि
जैसे जो हमारी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं वो, यानी कि जैसे हमारी अमेज़ोन है, जो हमारे ऑर्डर लेती है, बार बार ऑर्डर लेना, ऑर्डर को प्लेस करना, ये करना, यानी कि जो उनके पास कर्मचारी हैं उनका भुगतान करना, जो चीज़ कस्टमर्स ने खरीदी है उनकी डिटेल्स रखना, ये सभी काम इसी में किए जाते हैं, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों से फास्ट होता है और इनसे ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं क्रे 1, ये बहुत बार आपका पेपर में आया है। CDC साइबर और IBM 4381, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर, यानी कि जो अब तक जितने भी कंप्यूटर बने उनमें से सबसे सर्वशक्तिशाली कह सकते हैं इसे हम, यानी कि सबसे अधिक स्पीड, सबसे अधिक इसमें स्टोरेज, और इनका आकार और एक सामान्य कमरे के बराबर होता है, यानी कि जो हमारे पास एक हमारे घर में 12x8 का जो एक कमरा होता है उसके बराबर साइज हमारे सुपर कंप्यूटर का होता है। ठीक है, यानी कि इस भारत के पास सिर्फ एक ही सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम। ठीक है, ये जो परम कंप्यूटर ये बनाया था सीडेक ने, सीडेक कंपनी है, उसने ये बनाया था। सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाए, तो भाई जैसे हमारी जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं उसमें, एनिमेशंस, और अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, यानी कि जो हमारे ऐसे काम है जो हम सोच सकते हैं वो सभी काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे जो हमारी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं, यानी कि साइंटिफिक लैब है, उनमें भी इसका यूज होता है। जैसे और इसके एग्जांपल देखिए तो एक तो मैंने आपको बता दिया परम, एक है परम युवा 12। ठीक है, ये परम जो कंप्यूटर है ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, ये नहीं है कि BSc के बाद और कोई सुपर कंप्यूटर है नहीं, या फिर यही एक सुपर कंप्यूटर है, नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था पीछे क्रे 1, ये इसी तरह है कि इसका क्रे 1 से एक सुपर कंप्यूटर भी है, और एक क्रे 2, क्रे XMP24, NEC 500। ठीक है, ये हमारे कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं। ये थे इनके बेसिस ऑफ साइज, यानी कि साइज के आधार पे इसके बनाते हैं, कार्य के आधार पे, बेसिस ऑफ वर्क यानी कि इसे काम कैसे करते हैं उसके आधार पे। इसके आधार पे हमारे जो कंप्यूटर हैं उनको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, यानी कि एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, और एक होता है फिर हाइब्रिड। अब देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं। इनका प्रयोग जैसे जो किया जाता है वो तो होता भी भौतिक मात्राओं को मापने के लिए। भौतिक मात्राएं जैसे हुई, हमें दाब मापना है, दाब, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये जितने भी चीज़ें इनको हम मापने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसका आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देखना है तो अगर हमने मेडिकल में एक ECG मशीन देखी जिसमें हमारी इस तरह से लाइन चलती रहती है, ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर का बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, देखो मैंने आपको बताया था इनपुट डाटा होता है और एक आउटपुट डाटा होता है, यानी कि जो इसका इनपुट डाटा होता है ना वो होता है साइन वेव में। साइन वेव मतलब यानी कि या तो भी उसको ऊपर हम प्रेशर डालेंगे किसी चीज़ के ऊपर, उसको ये सभी क्या करेगा, इन सभी चीज़ को ये डिजिटल में दिखाएगा। अब जैसे टेम्परेचर है, हमने डिजिटल थर्मामीटर देखे हैं, यानी कि जैसे डॉक्टर हमारा टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या है पहले तो हमारे जो थर्मामीटर थे वो कुछ इस तरह आते थे, वही बाद में हमें उसी के ऊपर देखना होता था कि हमारा टेम्परेचर कितना है। बट अब जो हमारे डिजिटल थर्मामीटर आए हैं उसमें क्या है, हमारे टेम्परेचर को डायरेक्टली दिखा देता है कि भाई 97.6 या कितना हमारा टेम्परेचर है। ठीक है,
ये है हमारा एक एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद आते हैं डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि इसका क्या है कि भाई जो इनपुट इनका सिस्टम है वो है साइन वेव में, यानी कि हम इस तरह इनको इनपुट देंगे, इस तरह या फिर इस तरह, बट जो इनका आउटपुट है वो डिजिटल ही रहेगा। डिजिटल का मतलब होता है नहीं कि डिजिट में हमें इसका आउटपुट मिलेगा। इसी तरह डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, ये इसका ना जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिजिटल होते हैं, यानी कि जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारा जो पीसी है वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, यानी कि और बेसिस ऑफ वर्क पे देखें तो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है जो हम यूज करते हैं, यानी कि इसके जो इनपुट है वो भी हम डिजिटल में देते हैं और आउटपुट है वो भी हमें डिजिटल में मिलता है। यानी कि इसको देखो, इसको हम जो दे रहे थे वो टेम्परेचर दे रहे थे या दाब दे रहे थे, बट ये इसको डिजिटल में दिखा रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको देते हैं 2+2 = 4 × 2 = 8, यानी कि ये इस तरह काम करता है, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट। ठीक है, अब बात आती है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड को अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो यानी कि एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी कि ये दोनों के ही काम कर सकता है। ठीक है, और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है इसका हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर का। बेसिस ऑफ पर्पज़ के बेस पे, अब इसको देखो, इसको हम देखते हैं पर्पज़ के बेस पे इसको हम कैसे काम करते हैं। पर्पज़ के बेस पे है यानी कि जनरल पर्पज़ और एक होता है स्पेशल पर्पज़। ठीक है, यानी कि जनरल पर्पज़ और एक स्पेशल पर्पज़। जनरल पर्पज़ यानी कि जो हम यूज करते हैं भाई, जैसे नॉर्मली हम अपने जैसे गेमिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर कुछ प्रिंट करने के लिए, या डाटाबेस के लिए, यानी कि प्रिंटिंग के लिए DBMS, यानी कि मैंने बताया था आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो हमारे पास डाटा उसको मैनेज करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, ये इसमें यूज होता है। अब बात आती है स्पेशल की, यानी कि जनरल कंप्यूटर हम कह सकते हैं हमारे डिजिटल या फिर माइक्रो कंप्यूटर को हम जनरल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। वैसे ये सिर्फ इसको बांट रखा है, ऐसे कंप्यूटर हमारे एक ही तरह के रहेंगे, उन्हीं को अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। स्पेशल में यानी कि जैसे मौसम विभाग यूज करता है, ठीक है, यानी हमारा वेदर डिपार्टमेंट यूज करता है। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट यूज करते हैं, हमारा हेल्थ सेक्टर यूज करता है, यानी कि ये है स्पेशल पर्पज़। ये है जनरल पर्पज़, यानी कि प्रिंटिंग या घर के लिए हमें यूज़ करना है, ऑफिस के लिए यूज़ करना है। ठीक है, या फिर हमें गेम वगैरह खेलना, तो उनके जो हम यूज़ करते हैं ये होते हैं जनरल पर्पज़, और जो बाकी बचते हैं वो है स्पेशल पर्पज़। ठीक है, वेल गाइज, आपको इसका क्लासिफिकेशन समझ में आया या इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।